एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लेकिन आज के बजट में क्या कुछ खास होने वाला है, आज का बजट अगर मैं 1 घंटे पहले आपको बता दूं, जो हमारे सूत्रों ने कहा है वो जानकारी आपको मेरी सहयोगी रूबिका देंगी। देखिए, जैसा सुमित बता रहे हैं ना कि उनके सूत्र जो है पुख्ता जानकारी देते हैं। जैसा अभी बता रहे थे कि ये जो बैग है लाल कलर का, इसमें बही खाता नहीं, इसमें टैबलेट हो सकता है। वैसे ही जो सूत्र एबीपी न्यूज के साथ जुड़े हैं, उन्होंने कुछ जानकारी हमें दी है और वो जानकारी आप तक पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहले ये कि इस बजट में इस बार हो क्या सकता है। हमने जब बहुत सारे जो खास हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछा तो उन्होंने कहा देखिए टैक्स में थोड़ा छूट दी जा सकती है। अभी हमारे साथ यहाँ टैक्स के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, उन्होंने भी यही कहा टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव के संकेत वैसे नहीं दिए क्योंकि 7 अलग अलग स्लैब दिए गए हैं, लेकिन किसी तरह का कोई बदलाव जो है टैक्स के स्लैब में वो नहीं होगा। 80C में छूट की सीमा को 2 से 2.5 लाख तक किया जा सकता है, ये संभव है। स्वास्थ्य बजट का दायरा इस बार बढ़ाया जा सकता है, हमारे सूत्र ये बता रहे। मेडिकल इंश्योरेंस में छूट मिल सकती है क्योंकि हेल्थ केयर को लेकर लगातार ये सरकार कुछ ज्यादा कोरोना काल के बाद से एक्टिव दिखी है। मुफ्त वैक्सीन के लिए बजट का आवंटन संभव हो सकता है, ये हमारे सूत्र हमें ये जानकारी दे रहे हैं। लेकिन कई सामान पर आयात शुल्क जो है वो बढ़ाया जा सकता है। कृषि सेक्टर में आप जानते हैं किसान अभी भी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं और एक कैच 22 सिचुएशन यहां क्रिएट हो गई है और इसीलिए कृषि में बड़े बदलाव की तरफ भी निर्मला सीतारमण का बजट जा सकता है। विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए कई सारे नियमों में राहत दी जा सकती है क्योंकि एफडीआई को कहीं ना कहीं आपको और ज्यादा अट्रैक्ट करना होगा और इसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है और ये बजट में दिख सकता है। डिजिटल एजुकेशन, आप जानते हैं कोरोना में जब आप लॉकडाउन में थे, आपके बच्चों ने अगर पढ़ाई की है तो वो ऑनलाइन की और इसीलिए डिजिटल एजुकेशन पर इस बार हमें कई चीजें देखने सुनने को मिल सकती है। अच्छा, कोरोना सरचार्ज, कोरोना सेस भी इस बार पॉसिबल हो सकता है, इसका हम इंतजार कर रहे हैं। तो सुमित, सूत्र यही बता रहे हैं कि ये कुछ बड़े बदलाव हैं जिन पर हमें नजर गड़ाए रखनी चाहिए। एक चीज और यहाँ पर अपडेट कर देते हैं रूबिका, अभी जब आप तमाम अपडेट्स दे रही थी ये जानकारी मेरे पास आ गई है, ये ऑफिशियल हो गया है। हाँ। कि आज बजट डिजिटली पेश होगा। देखा। और एक ऐप सरकार ने लॉन्च कर दिया है। अच्छा। यूनियन बजट के नाम से, और वो ऐसा दिखेगा। अगर आप इसको जूम इन करके कोई दिखा सके, मेरे तमाम कैमरा सहयोगी स्टूडियो में यहाँ पर हैं, किसके कैमरे में ये पकड़ूंगा मैं? वेरी गुड, वेरी नाइस। ये यूनियन बजट, ये आप वीडियो पे देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है। ये ऐप सरकार ने अभी एंड्रॉइड पर लॉन्च कर दिया है। बजट की कॉपी इसी पर मिलेगी और जैसे ही बजट पेश हो जाएगा उसके बाद आप बदलाव नहीं कर सकते, आप पढ़ सकते हैं जाके, आपके पास वो इतनी बड़ी किताब नहीं है। हक होना चाहिए कि मैं थोड़ा बहुत जो टैक्स में रियायतें हैं मैं खुद डाल सकूं। नागरिक को 5 साल में हक मिलता है ना वोट डालने का। फिर वो लोकतंत्र नहीं रह जाएगा प्रांजल, वो भीड़तंत्र हो जाएगा। ये भी हो सकता है जी। लेकिन तमाम खास मेहमान ने परिचय करा देते हैं, इनके साथ चर्चा करेंगे। मेरे साथ सबसे मेरे लेफ्ट में सबीना दीवान जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। HR एक्सपर्ट हैं, डायरेक्टर हैं जस्ट जॉब नेटवर्क में। प्रांजल शर्मा है मेरे सहयोगी, हम लोग साथ साथ कई सालों तक काम कर चुके हैं, आजकल बिजनेस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ते हैं। स्वागत है प्रांजल आपका फिर से। गोपाल केडिया जी मेरे साथ है, जाने वाले टैक्स एक्सपर्ट हैं और कह रहे हैं कि कोई उम्मीद नहीं होने वाली इस बार ना टैक्स में, कोई काफी उम्मीद होने वाली है। होने वाली? अच्छा, मतलब कैमरे के सामने कुछ और। और साथ में यामिनी जी है, प्रोफेसर यामिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप, मेरा पहला सवाल सबीना जी आपसे है। बहुत बुरा साल गया पिछला साल, नौकरियां गई, आमदनी खत्म हो गई, खर्चे नहीं थे। आप लगता है सरकार इतना पैसा पंप कर पाएगी कि इकोनॉमी को रिवाइवल मिल सके, जॉब क्रिएशन हो सके, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिले? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आपको क्या लगता है? जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा सर कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो अभी बहुत, हमारा जो 2020 बहुत बुरा साल गुजरा है और अब सरकार तो ये कह रही है कि हमारी 11.5% अभी GDP इंक्रीज़ होगी, लेकिन अगर देखा जाए 8% डिक्रीज़ के बाद इसका मतलब 2 साल में हमारा इंडिविजुअली 2% से कम GDP इंक्रीज़ होगा। जिस साइज़ की हमारी अर्थव्यवस्था है उसके लिए ये तो बहुत कम है और हमें क्या करना है, हमें इस बजट में देखना है कि आम आदमी के लिए सरकार क्या कर रही है। जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है, वो रोज़गार की है और हमें उस पर ध्यान देना है। क्या करना चाहिए सरकार को रोज़गार पैदा होने के लिए? जी, हमें 2 बड़ी बातें जो आप एक्सपेक्ट करती हैं। जी देखिए, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि हम देखेंगे कि थोड़ा सा टैक्स में राहत मिलेगी और कंपनीज़ के ऊपर फोकस किया जाएगा, उनको क्रेडिट दिया जाएगा। लेकिन मेरे विचार में हमें
इससे ज़्यादा हमें देखना है कि हम लोगों को पैसे कैसे दें। हम कोई अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी का देख सकते हैं, हम मनरेगा के लिए बढ़ा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात जो ये है वो ये है कि सरकार को देखना है कि जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, आयुष्मान भारत, ये जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनका हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे इम्प्रूव करें। सबीना, आप ये कहना चाह रही हैं कि सरकार को अपनी तरफ से थोड़ा और पैसा देना चाहिए। प्रोफेसर यामिनी, आप इससे एग्री करती हैं कि लोगों को पैसा देना चाहिए या लोगों को कमाई करने के स्रोत ज़्यादा देने चाहिए, सोर्सेज ज़्यादा देने चाहिए? जी देखिए, जो सरकार की नीति रही है, अगर हम आत्मनिर्भर अभियान देखें 1, 2 और 3 पैकेज देखें जिसमें 10% GDP का दिया गया है, उसके तहत क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई MSMEs को, जो एक लार्जेस्ट सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए। ये भी कोशिश की गई। माफी के साथ यामिनी जी को रोकते हुए निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट पहुंच चुकी हैं। ये पहली तस्वीरें हैं, देखिए वो लाल टैब उनके हाथ में। अब ये बात लगभग तस्दीक होती जा रही है कि इस बैग के अंदर टैबलेट है। दोनों वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर, इनकी ये टीम जो बीते करीब 2 साल से हिंदुस्तान की वित्त मंत्रालय को संभाल रहे हैं। ये साड़ी को देख के मुझे जरूर मन कर रहा है बात करने का। यामिनी जी मेरे साथ है। यामिनी जी, मैं जानता हूं कि आप इस पर बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन मैं तब भी पूछना चाहूंगा, ये साड़ी क्या वेस्ट बंगाल या असम की कोई पैटर्न है, कोई डिजाइन है? क्योंकि कहा जा रहा है कि उधर भी नजर है, चुनाव है। You're pretty good with sarees. जी, बहुत अच्छी साड़ी है और भारतीयता जो है अच्छे से दर्शाती है, तो ये जहाँ की भी साड़ी है बहुत अच्छी है। सबीना जी, आप क्या कहना चाहेंगी वित्त मंत्री की साड़ी पे? साड़ी तो बहुत सुंदर है और यामिनी जी की भी साड़ी बहुत सुंदर है। आई थिंक रूबिका से ज्यादा एक्सपर्ट ये डिप्लोमेट बन रहे हैं, एक्सपर्ट है, डिप्लोमेट बन रहे हैं। रूबिका, आप बताइए साड़ी पहनने का मतलब क्या है आज खास तौर पे? 2 रंग है इसमें, एक तो सटल सफेद और दूसरा लाल। जिस पोथी में बंधा हुआ है अपना बंद है अपना टैब, वो आप जानते हैं हमारी संस्कृति में बड़ा शुभ भी माना जाता है। सो वो एक लाल बॉर्डर से ज़रूर ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम शुभ संकेत आपको देने वाले हैं। और बंगाल हम लगातार कवर कर ही रहे हैं। ये बंगाल को दिखाती हुई असम को, ये दोनों ये जो साड़ी उन्होंने पहनी है ना, ये एक तीर से 2 शिकार हो रहे हैं, एक असम की तरफ जा रहा है और एक बंगाल की तरफ जा रहा है। दोनों राज्य चुनाव में जा रहे हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द सीरियस एंड शी डिस्कशन, इज नॉट वेयरिंग अ शॉल बाय द वे। अच्छा, हाँ, शॉल नहीं, मतलब इतनी ठंड में उन्होंने शॉल नहीं पहनी है। वैसे जो रंग है आपके ABP का भी नया रंग है। ये देखिए तस्वीरें जब वो राष्ट्रपति भवन के लिए निकली थी वित्त मंत्रालय से, तब की तस्वीरें हैं। तमाम तस्वीरें आपको एक साथ दिखा देते हैं। आज सुबह के कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब वित्त मंत्री निकली हैं अपने मंत्रालय से और फिर राष्ट्रपति भवन गई, राष्ट्रपति से मिली, उनको बजट की कॉपी सौंपी और फिर वित्त मंत्रालय की ये पूरी टीम, बड़े बड़े अधिकारियों की टीम, यही वो कर्णधार है जिनके हाथ में देश की अर्थव्यवस्था है। और इन्हीं से उम्मीद की जा रही है केडिया साहब कि आज ऐसी वैक्सीन लगाएंगे कि अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी जो -24% तक चली गई थी। नहीं, ऐसा तो देखिए साफ साफ लगता है, चूंकि डिमांड बढ़ाने की जो बात थी कि डिमांड बढ़ाया जाएगा, तो आज सवेरे बहुत अच्छा शुभ संकेत मिला कि GST कलेक्शंस भारत का जो दिसंबर महीने का जो जनवरी में जिसकी रिपोर्टिंग हुई, 1,20,000 करोड़ के आसपास ये कलेक्शंस हुआ है। और ये कलेक्शंस जब जुलाई 2017 में GST लागू हुआ था उसके बाद का सबसे हाईएस्ट कलेक्शन है। जब हम कोरोना पीरियड में नहीं थे उस समय भी इतना कलेक्शंस नहीं था और हम वहाँ पर 95,000 और 1 लाख के आसपास हम भटक रहे थे। तो ये शुभ संकेत है कि बहुत अच्छा बजट आने वाला है। और इस बजट में जो चीज़ें होने वाली, जो इनकम टैक्स में जो चेंजेज होने वाले हैं, मेरे को लगता है कि थ्रेशोल्ड लिमिट में निश्चित रूप से 50,000 रुपये का चेंजेज होएगा, जो कि 2,50,000 है, उसको 3 लाख रुपया किया जाएगा। हालांकि प्राइमरीली इस पर यह बात जम नहीं रही थी, क्योंकि भारत में केवल 4% लोग टैक्स देते हैं, जिसमें 4% लोग रिटर्न फाइल करते हैं, जिसमें 1,50,00,000 लोग जो है वो टैक्स देते हैं और 4.5 करोड़ के आसपास लोग टैक्स नहीं देते हैं, रिटर्न फाइल जरूर करते हैं लेकिन वो टैक्स नहीं देते हैं। तो लग रहा था कि अपनी जो करदाताओं की संख्या है उसको फाइनेंस मिनिस्टर कम नहीं करना चाहेंगी, क्योंकि रेगुलेट करने के लिए इतने करदाता भी बहुत कम हैं। पैन नंबर 35 करोड़ के आसपास भारत में इशूज हो रखे हैं, 35 करोड़ पैन नंबर और जनसंख्या 1,30,00,000 है। तो ये सारा का सारा मिसमैच होते जा रहा है। लेकिन जब इन्होंने ये कहा कि ये पिछले 100 सालों का सबसे अच्छा बजट होने वाला है, तो मेरे को कहीं ना कहीं भीतर से ये लग रहा है थ्रेशोल्ड लिमिट में निश्चित रूप से 50,000 रुपये का बढ़ोतरी होगी। ATC में आप लोग भी कह रहे हैं और ATC में मेरे को भी लग रहा है, चूंकि समय की नजाकत है कि ATC में इन्वेस्टमेंट सरकार के पास आना चाहिए, क्योंकि सरकार को इस बार का बजट चूंकि लोक लुभावन बजट होने वाला है, तो बहुत सारे पैसे चाहिए और पैसे के लिए सेविंग्स बढ़ाना एक टारगेट है। इन्वेस्टमेंट, सरकार के पास इन्वेस्टमेंट का पैसा आवे, वो एक टारगेट है। प्रांजल,
केडिया साहब ने तो बहुत सारी बातें कहती, लेकिन सच्चाई क्या है? सरकार के पास पैसा है क्या? सरकार कहाँ से पैसा देगी? सरकार के पास पैसा हो वाकई में होता है, स्थिति क्या है खजाने की? सरकार के पास पैसा है, ऐसा नहीं कि खजाना लूट गया है, लेकिन अब ये देखना है कि वो जो सीमित पैसा है वो कहाँ लगाया जाए। अब अगर आप देखें पिछले कुछ महीनों में कई बिलियन डॉलर पैसा देश में आया, कहाँ गया है? दो बड़े क्षेत्र में, एक तो डिजिटल क्षेत्र में, दूसरा एजुकेशन टेक्नोलॉजी में बिलियंस ऑफ डॉलर्स आया है। लेकिन अब ये प्रश्न है कि ये जो पैसा है इसको आया और है या फैलाया गया जाए। है? नहीं आया है, आया, सरकार के इन्वेस्ट पास किया, पैसा लोगों ने आया। इन्वेस्ट किया बड़े तरीके सरकार में नहीं, देश में आया है, देश निजी कंपनियों में आया है, वहां पर नौकरियां भी बढ़ी हैं। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ हम एक दो सेक्टर्स को लेकर चलेंगे कि उसको और फैलाने की कोशिश करेंगे। तो मेरा विचार है कि वित्त मंत्री को ये करना चाहिए कि सारे सेक्टर ऐसे लगें कि उस पर कई लोग हजारों करोड़ रुपए लगाएं, तभी आप ग्राहक बढ़ा पाएंगे। सुमित, जब तक आप ग्राहक नहीं बढ़ाएंगे तब तक उद्योग और आपका जो अर्थव्यवस्था है बेहतर नहीं होगी। जी सबीना। लेकिन ग्राहक बढ़ाने के लिए लोगों की जेबों में पैसा भी तो होना चाहिए ना। तो आपकी बात बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हैं, लेकिन जब तक हम लोगों की जेबों में पैसा नहीं देखेंगे, और मैं ये नहीं कह रही कि हम फालतू में लोगों को ऐसे ही पैसा बिना काम किए दें। मैं कह रही हूँ कि हमें ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है, ऐसे सेक्टर्स में पैसे लगाने हैं जहाँ पे रोज़गार बढ़े। अगर हम अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी देखें या मनरेगा देखें, उसमें लोगों को काम के लिए, रोज़गार के लिए पैसा मिलता है। तो हमें ये देखना है कि अगर हमें, इसका मतलब अगर मैं साधारण भाषा में बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो क्षेत्र है, सड़कें बनाना, पुल बनाना, बिजली के स्टेशन वो तो चल रहा है लगाना, सुमित। उसको और बड़े पैमाने पर करना और बड़े पड़ेगा। पैमाने, उसके और जरिए उसमें- सरकार को पैसा इन्फ्यूज करना पड़ेगा। न केवल सरकार को ऐसे भी प्रावधान करने पड़ेंगे कि सरकार के साथ मिलजुल कर निजी क्षेत्र भी पैसा लगाए। हाँ, ये पूरी जो जिम्मेदारी से सरकार की नहीं है, निजी क्षेत्र की भी जो जिम्मेदारी है उसको भी हमको देखना चाहिए। प्रांजल, आज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज देखी जाएगी, हम क्या करते हैं, रेटिंग एजेंसी से ही हमारी रेटिंग घटा ना दे, इसके चलते हम लोग फिस्कल डेफिसिट को कहीं ना कहीं उसे दबा कंट्रोल के करके रखने। रखें, हाँ, चुप क्या रखें। आज पहली मर्तबा ऐसा देखने को मिल सकता है कि वो, क्योंकि सारे एक्सपर्ट्स, मुझे लगता है आप लोग भी कह रहे हैं कोई जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। हमने तो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में भी मूडीज को भी कुछ नहीं मान रहे, हम IMF को है उसको थोड़ा सा मान के चल रहे हैं, बाकी किसी रेटिंग एजेंसी। सो आपको लगता है क्या इस बार ये घटाने की जरूरत नहीं है, इसको सरकार सुनेगी? मुझे लगता है जो डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने बोला कि अकाल के समय में जो राजा थे महल बनाते थे, बड़े बड़े आयोजन करते थे, खर्चा करते थे, राजकोष को ढीला करते थे, वही जो एक सोच है वो आवश्यक है आज। बिल्कुल, ये मौका बहुत बेहतरीन है। सरकार के पास खोने को कुछ नहीं है। सरकार का क्रिटिसिज्म होने के लिए जितना होना था पिछले 1 साल में हो चुका है। अब पाने की बारी है। सरकार को दिखाना है कि वो कितना बड़ा जज्बा दिखा सकती है इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाने के लिए। इसीलिए बार बार ABP न्यूज़ बोल रहा है कि क्या आज अर्थव्यवस्था को भी टीका लगेगा? क्या वो टीकाकरण का दिन आज 1 फरवरी का है? जो 16 जनवरी को कोरोना का टीका लगना शुरू हुआ, 16 जनवरी को, वो 1 फरवरी को अर्थव्यवस्था में भी लगेगा क्या? और ये वैक्सीन कितनी बड़ी वैक्सीन साबित होगी हमारी पूरे देश के लिए, उस पर नजर है। फिलहाल वक्त हो रहा है ब्रेक का, लेकिन आपको बता दें ब्रेक में जाने के पहले, निर्मला सीतारमण जी अमूमन अपना बजट भाषण अंग्रेजी में पढ़ती हैं, पर आप हिंदी दर्शकों के लिए ABP न्यूज़ ने खास इंतजाम किए हैं हिंदी में आपको पूरा स्पीच सुनाने का। मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही इस काम में महारत हासिल रखते हैं। हमारे वित्त मंत्री दफ्तर के वही हैं, लगातार कई बजट भाषणों का वो विश्लेषण करते आए हैं और साथ साथ अनुवाद भी करते आए हैं। तो विजय विद्रोही तैयार है पूरा अपना ताम झाम लगा के, हेडफोन लगा के। आपको एक बड़ी खबर दे दे, इस वक्त संसद भवन में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। इसी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलती है, उसके बाद ही ये बजट भाषण संसद के पटल पर रखा जाता है। कैबिनेट की बैठक, मोदी कैबिनेट की बैठक चल रही है, वहां पर औपचारिक तौर पर कैबिनेट इस बजट को जो तैयार करके लाई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उसको अप्रूवल मिलेगा, उसको एंडोर्समेंट मिलेगा, फिर ये बजट टेबल किया जाएगा संसद में, और उसके बाद उसी वक्त निर्मला जी ये पढ़कर सुनाएंगी कि इस बार उनके इस टैबलेट में, उनके इस पोटली में, उनके इस पिटारे में क्या कुछ है। क्या कोई वैक्सीन जो अर्थव्यवस्था को देने वाली है उससे तुरंत इलाज हो जाएगा, या वो भी धीरे धीरे कर आपकी सेहत को, देश की अर्थव्यवस्था की सेहत को बारी बारी से ठीक करेगी। उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है, निर्मला सीतारमण बजट का जो कॉपी है वो कैबिनेट के सामने रख चुकी है। कैबिनेट की बैठक चल रही है। बीते 1 साल के दौरान कोई एक क्षेत्र था जहां पर थोड़ी बहुत उम्मीद दिखाई दी, जिसके जरिए लगा कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सकती है।
वो चीज़ों के बारे में बात करने के लिए मैं अब चलूंगा एक बार फिर रूबिका के पास, क्योंकि रूरल इकोनॉमी की बात हो रही है, कृषि क्षेत्र की बात हो रही है और किसानों का प्रोटेस्ट भी खूब जबरदस्त चल रहा है। और ऐसे में क्या है? सबसे ज्यादा अगर बढ़िया योगदान रहा है पिछले साल की इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था में, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो कृषि क्षेत्र से ही आया है। इस साल भी इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा सहारा जो है वो खेती ही है, और ऐसे में आपको ये समझना होगा कि खेती हिंदुस्तान के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी जो है वो इस साल भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको ये बता दें कि पिछले साल ये कुछ 17.8% थी और इस बार भी कुछ बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए यही वो फ्रेटर्निटी है जो 43% कामगारों को रोजगार जनरेट जहां से होता है कृषि से। जीडीपी में 20% योगदान अगर कहीं से आता है महामारी के बाद, और वो भी पॉजिटिव ग्रोथ के चलते, तो वो कृषि की वजह से हुआ है। और ऐसे में किसान जो अलग अलग इलाकों में दिल्ली की बॉर्डर पर, राजधानी की बॉर्डर पर बने हुए हैं, उनको खुश करने के लिए सुमित मुझे लगता है कि आज का ये बजट बहुत कुछ इशारा कर सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। देखिए 10:30 लगभग बजने को है, 10:22 हो रहे हैं। अब से कुछ मिनट यानी आधा घंटा और उसके बाद निर्मला सीतारमण पिटारा खोलेंगी अपना, और इस बार वो डिजिटल पिटारा होगा। सिर्फ 30 मिनट रह गए हैं, नेक्स्ट हाफ एन आवर, उसके बाद निर्मला सीतारमण आपके सामने होंगी, बजट भाषण पढ़ रही होंगी। लेकिन क्या उनके इस बजट भाषण से अर्थव्यवस्था को वैक्सीन मिलेगी, वो जिसके बारे में बार बार कहा जा रहा है कि वी शेप हम अपनी ग्रोथ की ओर आगे बढ़ेंगे, जो पहले नीचे जा चुका है -24%, क्या उसको ऊपर ले जाने के लिए निर्मला जी के टैबलेट में, जो उनके हाथ में आज लाल रंग का टैबलेट है, वो तमाम दवाइयाँ होंगी, वो तमाम टीके होंगे जिससे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे निकले और चीन को, जो इसके ज़माने में हमारे ज़माने सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था, उसको भी मात दे सके। क्या वो विजन होगा उनके पास? उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं रूबिका के पास और समझते हैं कि ये दरअसल वी शेप ग्रोथ क्या होती है। रूबिका, देखिए जैसा वी आप वी बनाएंगे तो आपको क्या लगेगा कि हम एक अच्छी खासी ऊपर पोजीशन पर थे, फिर हमने एक नोज डाइव लिया, डिप हुए और उसके बाद वापस ऊपर की तरफ जाते हुए ये रहा वी आपके सामने। ये निशान जो है वो ये बताता है कि हम एक और इसको समझाने के लिए इकोनॉमिक सर्वे में और हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने बाकायदा एडिलेड का जिक्र दिया। देखिए एडिलेड में हम नीचे गिरे 36 पर ऑल आउट, और उसके बाद गावा में, ब्रिस्बेन में देखिए कैसे ऊपर उठते हुए आए। और उन्होंने फिर स्विंग और नॉन स्विंग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देखिए अगर स्विंग किस्म की बॉलिंग और इकोनॉमी बॉलिंग हमारी तरफ हुई तो हम जो है वो पुजारा की तरह बैटिंग करें, और अगर स्विंग नहीं है तो हम पंत की तरह बैटिंग करें। तो इकोनॉमी और क्रिकेट, ये दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर समझाने की कोशिश तो की है, लेकिन क्या वाकई कुछ इसी तरीके से जैसे टीम इंडिया उभरी थी और वो वी शेप रिकवरी दिखाई थी, हम उस वी शेप रिकवरी को दिखा पाएंगे? ये अब से कुछ ही देर में, लगभग आधे घंटे बाद, एक के बाद एक जब निर्मला सीतारमण वो लाइनें और आंकड़े पढ़ने लगेगी, क्लियर हो जाएगा सुमित। बिल्कुल, और ये बात समझनी होगी, तो हम एक्सपर्ट भी शायद इस बात को एंडोर्स करेंगे कि हम सब ने नहीं सोचा था कि कोरोना से कैसे निपटना है। सबके लिए ये अनोखी और अद्भुत और अजीब तरह की बीमारी थी, जिसमें आप लोगों से मिल नहीं सकते हैं, जिसमें आप लोगों के पास नहीं जा सकते। जो बीमार है उससे दूर हो जाना है, वरना अमूमन आदमी बीमार आदमी के पास जाता है, हिम्मत बनाता है, ढांढस देता है, हौसला रखो। इसमें उल्टा था कि जो बीमार हो जाए उसको अकेला छोड़ दो, उससे दूर हो जाओ, वरना तुम भी बीमार पड़ जाओगे। उस वक्त में एक नया फॉर्मूला निकला प्रांजल, जिस बात पे मैं आना चाहता हूँ वो दरअसल ये है कि वर्क फ्रॉम होम, कि आप ऑफिस में इकट्ठे मत होइए, आप घरों में रहकर काम करिए। और हिंदुस्तान के लिए नया एक्सपेरिमेंट था। हम लोग तो वैसे ही अशिक्षित देश माने जाते हैं, विकासशील माने जाते हैं, जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ पे सुविधाएं नहीं है। इस वक्त में हमारे देश ने वो करके दिखाया। हमारे देश के लोगों ने वर्क फ्रॉम होम को अपनाया, हम सब लोगों ने घरों से काम किया, और आज जो अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है उसकी बहुत बड़ी वजह वो भी है कि सरकार के उस फॉर्मूले को जनता ने माना। इसमें इस बजट में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए, या उस फिलॉसफी को आगे बढ़ाने के लिए? इसमें दो मायने हैं। आपने जो बहुत सही बात कही, पहला तो छोटे शहरों से, बड़े शहरों से लोग छोटे शहरों में चले गए, हाँ। अपने अपने घर चले गए, वहाँ से उन्होंने काम करना शुरू किया, इसलिए उस इलाके की मांग बढ़ी। बड़ी कंपनियों ने बोला हम उस छोटे शहर में जो दिल्ली, मुंबई, बंगलौर के बाहर हैं, वहाँ जाके वहाँ पर हम दफ्तर जो है किराए पे लेंगे। लोगों की आमदनी वहाँ पहुँची तो उन्होंने आसपास खर्चा करना शुरू किया, उससे जो विकास है वो पूरा फैल गया। नहीं तो लोग कहते थे कि सिर्फ एक दो इंजिन ऑफ ग्रोथ होते हैं कि दिल्ली, शहरों में हो रहा था, बड़े शहरों में, नगरों में हो रहा था, वो नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें कठिनाई अब ये भी है कि हमारी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सिर्फ
शहरों तक केंद्रित थी। सरकार को अब ये कदम उठाना चाहिए कि अगर सब लोग फैल के काम कर रहे हैं, पूरा देश अगर ऊपर उठ रहा है तो पूरे देश को भी कनेक्टिविटी चाहिए। जैसे भारत नेट वगैरह की बात काफ़ी सालों से चल रही है, लेकिन वहाँ पे हम लोग पर्याप्त तरीके का ब्रॉडबैंड नहीं दे पाए। इस पर निवेश बहुत आवश्यक है। आप कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया बनाने के लिए आपको कुछ और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं हम सड़कों की, ब्रिज और पुल की बात करते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सॉरी प्रांजल बीच में बोल रहा हूँ। मैंने अभी किसी को चेक दिया, अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने अभी चेकबुक पे चेक किया, मेरा पिछला चेक फरवरी 2020 का है और अब क्योंकि मैंने इतने दिनों में ऑनलाइन ही इस्तेमाल किया, तो जब पहली बार चेक देने की बात है, ये किसी का इन्वेस्टमेंट करना था उसके लिए, तो पता लगा कि अरे तो 1 साल से चेकबुक का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, तो हम इतने डिजिटल हो गए। नहीं देखिए, बड़ा कदम जो उठाया गया कि अब आप ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर 24 घंटे कर सकते हैं, 24/7 कर सकते हैं, जो पहले नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी भी ब्रॉडबैंड, बिजली, पुल, जो बेसिक एसेंशियल्स की बात हो रही है, जब तक ब्रॉडबैंड नहीं होगा फायदा नहीं होगा। नहीं, लेकिन उसमें ये है कि मैं इसका इस्तेमाल तब करूंगी ना जब मेरे हाथ में पैसा होगा, मैं उसका खर्च तब करूंगी ना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मेरा तब हो जाएगा ना जब मेरे पास पैसा आएगा। लेकिन अगर आप हर छोटे कारोबारी को ब्रॉडबैंड कनेक्शन सस्ते में दे दें, छोटे शहर में भी वो कारोबार शुरू कर सकता है उससे। व्हाट डू यू से प्रोफेसर? बहुत अच्छा है, जिससे लोगों तक जो है कोई भी सहूलियत पहुंच सकती है। खास तौर पे अगर आप ई गवर्नेंस की बात करें, टैक्स रिटर्न भरने की बात करें, बिजली का बिल भरने की बात करें, वाटर के लिए बात करें, तो आपके लिए इस बजट में सबसे महत्वपूर्ण होने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे आगे इकोनॉमी चलेगी और जो है इससे लोग जुड़ेंगे एक फॉर्मल इकोनॉमी के साथ, ताकि इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ मिल सके। सबसे पावरफुल चीज़ क्या होगी आज इस बजट में जो हमारी इकोनॉमी को पावरफुल बना सकती है, या आप चाहेंगे कि उसमें वो पावर इम्पैक्ट निर्मला सीतारमण की तरफ से आए? देखिए, मैं 2 बातें बोलना चाहती हूँ। पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, सबसे पावरफुल क्या होगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर हम उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें जो रोज़गार क्रिएट करें, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करें, अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी, मनरेगा, इम्प्लीमेंटेशन, अप्रेंटिसशिप्स, इन चीज़ों पे अगर हम एलोकेशंस बढ़ाएं और इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान दें तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन मैं ये भी साथ में कहना चाहूँगी कि वर्क फ्रॉम होम बहुत अच्छा है, लेकिन देखिए हमारे 2 इंडिया है। एक इंडिया ये है जहाँ पे हम घर पे अपने कंप्यूटर्स पे बैठ के काम कर सकते हैं और बैंक के ट्रांसफर्स हम ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन एक वो भी इंडिया है जहाँ पे जुगियों में बच्चे बेचारे सेलफोन्स पे पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए भी हमें सोचना है। हम ये नहीं सोच सकते कि सिर्फ जिन लोगों के पास पैसा है, जो अपने घरों में बैठ के अपने कंप्यूटर्स पे काम कर सकते हैं, कि बस वही रिफ्लेक्शन है। समीरा जी, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हैं, ये आज बेहतरीन मौका है निर्मला सीतारमण के पास या मोदी सरकार के पास कि वो जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो सरकारी टाटपट्टी के स्कूल जिसको हम बोलते हैं, प्राथमिक विद्यालय जिसको बोलते हैं, वहाँ पर भी ऐसी सुविधाएं दे दें कि वहाँ के बच्चों को एडमिशन पर मुफ्त खाने के साथ आपको एक टैबलेट भी मिलेगा। सुमित, बहुत बड़ी बात है। आत्मनिर्भर भारत की जो आप बात कर रहे हैं, तो उस टैबलेट से आप घर जाके पढ़िए। एक टैबलेट की कॉस्ट कितनी होती है? अगर आप बल्क में लेंगे तो सरकार के लिए तो नेग्लिजिबल है, लेकिन कनेक्टिविटी भी। लेकिन आपने रुबिका ने वी की बात की, लेकिन 2 और अक्षर इसके साथ आते हैं। एक है के का मतलब ये है कि आप जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है, और दूसरा है डब्ल्यू, कि मतलब आप थोड़ा तो उठे फिर नीचे गिर गए। तो इसमें ये बहुत बड़ा डर है, भय है कि अगर उन्होंने सही नीतियां नहीं अपनाई, या तो हम के की तरफ चले जाएंगे या डब्ल्यू की तरफ चले जाएंगे, फिर पिछड़ जाएंगे। ऐसी कौन सी गड़बड़ी हो सकती है केडिया सर जिस आप डर रहे हैं कि ये ना हो, जिसके लिए फिंगर्स आपके क्रॉस? देखिए, इस बार का बजट जो होने वाला है बेसिकली बहुत ज़्यादा पॉपुलिस्ट बजट होने वाला है ये, तो मेरे को नहीं लगता कि इस तरह का कोई भी रिस्की फैक्टर ये लोग उठाएंगे। जहाँ तक मेरे को इन्वेस्टमेंट की बात लगती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर भी पहले हम लोग काम कर चुके हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा। और बाकी अभी जैसे वर्क फ्रॉम होम की बात की गई, वर्क फ्रॉम होम एक नया कंसेप्ट था इंडिया में नया कंसेप्ट था, लोग इसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और ऑफकोर्स जो किराए पर, जो बड़े शहरों में जो महंगे किराए पर जो बिल्डिंग लेके काम कर रहे थे, बहुत सारी बिल्डिंग छोटी हो गई है, किराए से बाहर जाके जो लोग सबर्न इलाके में चले गए हैं, अपना खर्चा उन्होंने कम कर लिया है। तो इस बजट में अगर हम लोग देखें, देखिए मेरे को लगता है कि इसमें चारों तरफ से वाह होने वाली है इस बजट में। आप अद्भुत ऑप्टिमिस्टिक है केडिया साहब, मैं आपके लिए आपको सलाम करता हूं। और इस बजट में आप हमारा माहौल अच्छा बना दे रहे हैं। इस बजट में एक चीज और नजर आ रही है, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, तो इस बजट में लगता है किसानों के लिए कुछ ऐसी चीजें आएंगी जिससे किसानों को लगने लगेगा ये आंदोलन तो हम बहुत छोटी चीज के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल,
तो ये तो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसान और हेल्थ, ये दो चीजें ऐसी, क्योंकि वैक्सीन को लेकर सबको बहुत उम्मीदें हैं कि सरकार कुछ दिखाने वाली है। वैक्सीन को लेकर सरकार कोई फॉर्मूला दे सकती है जिसको लगेगा कि शायद वैक्सीन एक खास तबके के लिए फ्री हो जाए। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी ट्वीट कर बजट पर सरकार के बारे में सरकार से क्या चाहते हैं ये उन्होंने बताने की कोशिश की है। मध्यम लघु उद्योग, किसान मजदूरों की मदद करने वाला ये बजट होना चाहिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्चा बढ़ाया जाए, राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं जो बात हम कर रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र में खर्च बढ़ाया जाना चाहिए, बिल्कुल रक्षा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रोजगार बढ़ाने वाला बजट हो, राहुल गांधी के ट्वीट के मुताबिक। बजट से पहले राहुल गांधी का ट्वीट है और जो कि सरकार से उनकी उम्मीदें हैं, उनकी अपेक्षाएं हैं, ये राहुल गांधी ने इस बार अपने इस ट्वीट के जरिए बताने की कोशिश की है। रक्षा के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत जरूरी है। गलवान हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन के साथ संबंध वैसे ही तनावपूर्ण चल रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चेंज हो चुका है, नया रिजीम आ चुका है। क्या रक्षा क्षेत्र को लेकर सरकार के ऊपर दबाव होगा? क्योंकि रक्षा में आप जितना इन्वेस्ट कर देते हैं, आपकी जो सोशल सेक्टर की चीजें, वहां पैसा कम हो जाता है। लेकिन इसमें उल्टा है, मैं ये कहना चाहूँगा, अभी तक हम लोग सब कुछ निर्यात कर रहे थे, सब कुछ हम लोग खरीद रहे थे। वो पैसा अगर बचा कर हम देश में उत्पादन करें, वो पैसा आप फिर स्वास्थ्य में लगा सकते हैं। यही जो कदम कुछ उठाए गए, लेकिन अभी पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं हो पाए। ये बहुत बड़ी कवायद है सुमित, अगर ये कर पाए सरकार, बहुत पैसा बच जाएगा। तो मेड इन इंडिया चीज़ें, जो बात प्रांजल इशारा कर रहे हैं यामिनी जी, कि रक्षा के क्षेत्र में भी आपने को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, डीआरडीओ को और काम करना पड़ेगा और चीज़ें हिंदुस्तान में बनानी पड़ेगी। क्या हम तैयार हैं? कहाँ फ्रांस, कहाँ जर्मनी, कहाँ इटली के पास जो वेपन्स हैं, जो वेपनरीज हैं, क्या हमारा देश, हमारे साइंटिस्ट तैयार है उससे? जी, हमारे साइंटिस्ट की क्षमता पे शायद हमें और ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। जब आपके पास एक वैक्सीन अब आई है, इंडिजिनसली डेवलप्ड वैक्सीन है, जो कहीं और नहीं डेवलप हुई, जिसको आप किसी भी टेम्परेचर पे रख सकते हैं और कहीं पे भी अवेलेबल करा सकते हैं। ऐसे समय में मुझे लगता है कि हमारे साइंटिस्ट और हमारे रिसर्चर्स के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हुए इंडिजिनसली अगर इक्विपमेंट्स डेवलप किए जाएँ तो वो हमें ज़्यादा बेहतर पड़ेंगे। रक्षा बजट बढ़ेगा? जी, आप देखिए, पोखरण टेस्ट की बात करें, हमने एक अपॉर्चुनिटी नहीं दी थी, पर ऐसे एक टेस्ट किया गया, न्यूक्लियर टेस्ट किए गए और चीज़ें की गई, उनके ऊपर विश्वास किया जाए और आगे जाएं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे काफ़ी लोग हैं जिनको हम देख सकते हैं और उनकी क्षमताओं से फ़ायदा उठा सकते हैं। यस, मैं ये कहना चाहूँगी कि डेफिनेटली हमें अपने साइंटिस्ट की क्षमता पे भरोसा रखना चाहिए और उनको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये भी बात है कि हमें यहाँ पे बनाने के लिए बाहर से पार्ट्स इंपोर्ट करने होते हैं और वो एकदम से हम ओवरनाइट नहीं कह सकते कि हम किसी भी और देश से अब हम नहीं खरीदेंगे। साथ में हमें ये भी देखना है कि हमारे एक्सपोर्ट्स भी हमें बूस्ट करने हैं। हमने दूसरे देशों की भी भारतीय बनाई हुई चीज़ें दूसरे देशों को भी बेचनी है। तो ये एक गिव एंड टेक। एक मैं नीति के बारे में बताता हूँ सुमित, अचंभा होगा आप सब लोगों को। हम लोग बात करते हैं कि देश में बनाए, लेकिन आपको मालूम है हमारी जो खुद की नीतियाँ हैं वो ऐसी हैं कि अगर कोई भी सरकारी विभाग कुछ खरीदना चाहे तो जो आयातित सामान होता है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। बिल्कुल, क्योंकि वो कहते हैं वो आप 10 साल का आपके पास इतना रेवेन्यू होना चाहिए, आपके पास इतने करोड़। अब अभी मैंने अगर कारोबार शुरू किया है तो मैं 10 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से लेके आऊँ? इसलिए नीतियों को बदलने के लिए ही तब आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं, जब आप बोलें कि मैं खुद ही खरीदूंगा और भारत में बनी चीज़ खरीदूंगा। आपको ये बता दूं, कई देश ऐसे हैं, सऊदी अरेबिया, टर्की, अमेरिका में भी, जहां उनके टेंडर डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि अगर आपने अपने देश में आप बने तो आपको 10% रियायत मिलेगी। हमारे टेंडर में उल्टा है, मतलब कि अगर आप विदेश से आ रहे हैं तो आपको ज्यादा फायदा होगा। बात मैं चाह रहा हूँ कि सुनने, बजट पेश करने के पहले मोदी जी और निर्मला जी सुन लें इस बात को। नहीं, हम लोग इस पैमाने पर भी उनको कसने वाले हैं। इस पे मैंने एक पेपर लिखा है। लेकिन ये भी है कि अगर हम बाय अमेरिका का देखें, जैसे जो अभी जो अमेरिका में बाइडेन ने दोबारा बाय अमेरिका इंस्टीट्यूट किया है, जब हमने 2009 में ये यूएस में देखा था तो ये नहीं चल पाया था क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ऊंचा चला गया था। नहीं, और दूसरा ये कि मुझे तो ये इतना आसान काम नहीं है। आप देखिए 42 हो चुके हैं, 10:42, हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है और मैं चाहूँगी कि आप वो सारी बातें जो अब तक नहीं कह पाए और आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद बजट पेश हो चुका होगा, तो पहली चीज़ आप ये कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को बदलना होगा, बहुत बदलना पड़ेगा और आपकी नीतियाँ ऐसी होनी चाहिए। आत्मनिर्भर का ये नहीं कि आप दूसरों को रोक दें, लेकिन
अपने ही उत्पाद को आप कुछ तो मान्यता दीजिए। आप दुनिया भर के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करवा रहे हैं, लेकिन अपने देश अपने के लिए लिए नहीं ईज ऑफ डूइंग नहीं। केडीएस आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देखिए मैं आपके हिसाब से पूर्ण तरह से सहमत हूँ कि जैसे मैं अगर टैक्सेशन की केवल अगर बात करूँ, जीएसटी को सीमलेस क्रेडिट कंसेप्ट बोल के लाया गया था कि आपको आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है ये नीचे से ऊपर तक फ्लो करेगा, उसमें भी रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया। तो रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया तो वो सीमलेस क्रेडिट की बात वहाँ पे खत्म हो गई। पेट्रोलियम प्रोडक्ट अभी तक भी जो है जीएसटी के भीतर नहीं आया। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर हम बात करते हैं जीएसटी में, आप रजिस्ट्रेशन नंबर केवल लेने के लिए जाइए, आपको 1 महीना से ज़्यादा समय लग जाता है। अगर आपका रिफंड बनता है जीएसटी में, एक्सपोर्ट अगर आपने किया है और आपका रिफंड बनता है, रिफंड आपको जल्दी नहीं दिया जाता है, आपको तंग किया जाता है और कहीं ना कहीं उसमें करप्शन उसमें बीच में आ जाता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऊपर से बात करने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धरातल में वो बात अभी तक कहीं भी नहीं है। माइंडसेट लोगों का चेंज नहीं हुआ है जो धरातल कैसे होगा ये तो बताइए। नहीं, इसमें क्या करना होगा? इंस्पेक्टर राज को पूर्ण तरह से समाप्त करना होगा। अभी तो जैसे जीएसटी के बारे में बार बार बता रहा हूँ, इंस्पेक्टर जीएसटी में तो इंस्पेक्टर राज को पुनः स्थापित कर दिया गया कि जाके चेकिंग होगी। आप जीएसटी नंबर लेंगे तो इंस्पेक्टर आपके घर आएगा, आपका आधार देखेगा, आपको आपकी फोटो खींचेगा। मतलब इस तरीके से इंस्पेक्टर राज को जब तक पूर्णतया आप समाप्त नहीं कर देंगे और ऑनलाइन ये डिजिटल हो सकता है? हो सकता है, डिजिटल किया था इन लोगों ने। जब 2017 में जब आया था तो डिजिटल किया था, लेकिन अभी इतने ज्यादा लोग मिलके करप्शन में इन्वॉल्व हो गए थे, फर्जी काम करना शुरू कर दिया था लोगों ने इसमें, तो उसके चलते सरकार को यू टर्न लेना पड़ा उस मामले में। लेकिन यू टर्न से वापस सरकार ओरिजिनली 0 लेवल पे पहुंच गई। तो ताली तो दोनों हाथ से बजेगी ना, मतलब चेंज दोनों तरफ से होगा। सरकार कर रही है तो यहाँ पर हमें भी रुकना होगा, लेकिन हम जो है जुगाड़ से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसमें राज्य सरकारों की भी एक जिम्मेदारी है। देखिए काफ़ी कुछ तो ये जो इंस्पेक्टर आज है वो सेल्स टैक्स का है, लेबर डिपार्टमेंट का है, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का है, वो तो राज्य सरकारें चलाती हैं। इंस्पेक्टर जब बन गए, बेचारों को बोला अब कुछ आपको इंस्पेक्ट करने के लिए नहीं है, तो बेचारे सोच के निकालते मैं इंस्पेक्ट करने क्या जाऊँ, तो जीएसटी का नंबर भी इंस्पेक्ट करने जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है, उसको आप नकारा नहीं कर सकते। केंद्र सरकार एक ढांचा बनाती है, राज्य सरकार को उसको अमल में लाना चाहिए, लेकिन वहीं पर हमारी कमी आ जाती है। अच्छा, मैं बस दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि बजट ऑन एबीपी, हैशटैग बजट ऑन एबीपी पर आप अपनी राय रखिए। आप बजट सुनेंगे, आसान भाषा में यहाँ पर बजट आपको सुनने को मिलेगा। विजय विद्रोही पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि निर्मला सीतारमण यहाँ अपना टैब खोले और वहाँ आपको आसान भाषा में बजट सुनाए, हिंदी में, क्योंकि वो अंग्रेजी में रखेंगी। आप क्या सोचते हैं, ये बजट आपको कैसा लग रहा है, आपकी क्या उम्मीदें हैं? नीचे लगातार हैशटैग बजट ऑन एबीपी आप हमें ट्वीट कर सकते हैं और हम आपकी राय को यहाँ एबीपी न्यूज़ पर, इस चैनल पर साझा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बस अब कुछ ही मिनट, 15 मिनट, इनफैक्ट 14 मिनट रह जाते हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप? मैं एक्सपेक्टेशन अगर पूछ लूँ। ना बिल्कुल, मैं एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ये कहना चाहूँगी कि मैं देखना चाहती हूँ कि ये बजट ऐसा हो जो रोज़गार आगे बढ़ाए। हमें हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग करना है, हमें एम्प्लॉयमेंट गारंटीज देखनी है। ये हमारी चाह है इस बजट से। मुझे लगता है आपको एक विश्वास दिलाना पड़ेगा ग्राहक को कि आपके पास अगर पैसा खर्च करिए, आपकी आमदनी आएगी, चिंता मत करिए। ऐसी बात नहीं कि पूरी कलह आ गया है और आप आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लोगों को ये आश्वासन होना चाहिए कि आगे अगले 6 महीने की स्थिति मेरे लिए अच्छी होगी। अगर आप वो आश्वासन दे सकते हैं, सभी लोग खर्चा करेंगे और मांग बढ़ेगी। मुझे लगता है इनकम टैक्स में थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 से बढ़ के 3 लाख रुपया हो जाएगी। एटीसी की धारा में जो छूट मिलती है वो अभी 1,50,000 है, उसको 2,50,000 तक कर दिया जाएगा। और उसका एक कंपोनेंट पीपीएफ होता है, पीपीएफ में भी आप मैक्सिमम 1,50,000 इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, सेविंग बढ़ानी है, तो उसको पीपीएफ की इंडिविजुअल सीमा को 3 लाख रुपया किया जा सकता है। हाउसिंग लोन पे जो हम ब्याज लेते हैं उसमें 2 कंपोनेंट। हाउसिंग लोन के लिए जो इंटरेस्ट लोन जो लेते हैं ब्याज पर, उसमें 2 कंपोनेंट हम रिपेमेंट कर रहे होते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट कर रहे होते हैं और दूसरा इंटरेस्ट कर रहे होते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट का जो कंपोनेंट है वो एटीसी के धारा के भीतर ही शामिल होता है। मेरे को लगता है कि हाउसिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए वो 1,50,000 की एक अलग से सीमा बनाई जा सकती है। हाउसिंग लोन पर प्रिंसिपल अमाउंट रिपेमेंट करने के लिए एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है, इंटरेस्ट कंपोनेंट में 2 लाख की सीमा है हाउसिंग लोन पर, उस 2 लाख की सीमा को बढ़ाया जा सकता है, उसको 3 लाख किया जा सकता है।
एटीडी मेडिकल, चूंकि हम एक साल से ट्रॉमा में गुजर रहे हैं, तो मेडिकल इंश्योरेंस के लिए जो एटीसी की एटीडी सेक्शन में जो छूट है वो 25,000 रुपया नॉर्मल छूट है, 25,000 रुपया सीनियर सिटीजन के लिए है। मेरे को लगता है इन दोनों को डबल किया जा सकता है, क्योंकि प्रीमियम इसको 50,000 किया जा सकता है, क्योंकि मेडिकल के प्रति सरकार हेल्थ सेक्टर के प्रति काफी सजग है। केडिया साहब, मेरे वित्त मंत्री आप हैं। तो आपने बीजेपी आपने दो बना दिए। वो ऑफिस के, वो पर्सनली कह रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप वाकई में वो तमाम चीजें बोल रहे हैं जिससे आपके पास पैसा बचेगा और आप फिर खर्चा करेंगे, और वो जब खर्चा होगा तभी तो इकोनॉमी रिवाइव होगी। जब आदमी पैसा बचा के घर में रखा रहेगा और डर के मारे खर्चा नहीं करेगा कि कल कोई आफत आ गई, कल मैं बीमार पड़ गया, कल मेरे घर में किसी को कुछ हो गया और मैं अपना पैसा बचा के रखूं, तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो वो भरोसा अर्थव्यवस्था में लाना बहुत जरूरी है कि आदमी खर्चा करने से डरे नहीं। और मैं अपनी बात करूँ, उसके बाद अपनी बात कर दीजिएगा कि मेरी सिर्फ एक बात एक्सपेक्टेशन है कि पब्लिक को खर्चा करने से डर नहीं लगना चाहिए। वैसा माहौल सरकार बना के दे दे अगले 1 साल में, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। दो वर्ग हैं सुमित, एक वर्ग है पेशेवर जो काम करते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, टैक्स पेइंग प्रोफेशनल्स हैं, दूसरा जो लघु उद्योग हैं। ये दोनों मुझे लगता है इस स्थिति में, आज की स्थिति में सबसे कमजोर है। 10 मिनट 59 सेकंड बाकी है सुमित, और उसके बाद डिटेल में चीजें आने लगेंगी। आप कुछ बताने वाले हैं, क्योंकि सुमित आप ये कह रहे थे कि हमें खर्चा करना होगा, हमें डरना नहीं होगा। अब तक तो ये जो पिछला साल गया है वो कोरोना से हमको डरा रहा था। अब अगर आपको बाहर निकलना है, आपको लोगों से संपर्क करना है, आपको नौकरी करनी है, आपको बिजनेस करना है, तो उसके लिए कोरोना से आपको डरना नहीं होगा, और नहीं डरने के लिए आपको वैक्सीन चाहिए होगी। तो हमने जो है वो बाकायदा एक एस्टिमेट निकाला है कि अगर मान लीजिए आज निर्मला सीतारमण अपने उस बही खाते में कोरोना वैक्सीन को फ्री करने का अगर कैलकुलेशन डालती है तो वो क्या होने वाला है। ये देखिए, इंजेक्शन लगा, इकोनॉमी को बड़ा हुआ अर्थव्यवस्था का आकार, लेकिन बजट से उम्मीदें हैं 90 करोड़ जो मुफ्त वैक्सीन अगर हम चाह रहे हैं, हिंदुस्तान 132 करोड़ की आबादी, अगर 90 करोड़ फिर आप कहिए कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, उसके लिए कुछ खर्च जो है वो 81,000 करोड़ का आ सकता है। और इसीलिए हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपने फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना के फ्री में वैक्सीन दी है, लेकिन क्या ये वैक्सीन हमें मिल सकती है सुमित? इसको लेकर भी आज बड़ी उम्मीदें होंगी कि हमें टीका लगेगा तो वो सुई से रुई तक का खर्च सरकार उठाएगी कि हमें उठाना पड़ेगा? आपकी बात का जवाब दूं उसके पहले मुझे अच्छा लगा पीछे तस्वीर बदल गई है। निर्मला जी की आज की तस्वीर लग गई है और ये वाकई में बहुत अच्छा काम किया है। बात करते करते पिछले साल की तस्वीर लगी हुई थी पोटली वाली, अब वो टैब वाली तस्वीर आ गई है। तो जो प्रोडक्शन टीम काम कर रही है वो अच्छा काम कर रही है। वंडरफुल। अब बताइए, कोरोना वैक्सीन आप फ्री चाहेंगे कि नहीं? एक एक करके वोट ले लेते हैं। जी देखिए, बीपीएल फैमिलीज को जो है फ्री अवेलेबल करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि ये वैक्सीन मार्केट में आए ताकि लोग उसे खरीद सकें और इसकी कालाबाजारी ना हो। ये भी कोशिश करनी चाहिए कि जो सामाजिक सुरक्षा की बुनियादें हैं वो जो है मजबूत की जाएं। जो पीएम सम्मान किसान योजना है, पीएम जनधन योजना है, आपकी उज्ज्वला योजना है, आपके पीएम आवास योजना है, इनमें आवंटन करके और मनरेगा वगैरह में ज़्यादा आवंटन करके और एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट दे करके और एमएसएमईज को बूस्ट दे करके वैक्सीन फ्री। मेरे को लगता है वैक्सीन फ्री कर देनी चाहिए, क्योंकि सबके लिए क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड ये इस तरह का मूव भारत में आया है और ये देश की जिम्मेदारी बनती है अपने नागरिकों की सुरक्षा करना, तो वैक्सीन को फ्री कर देना चाहिए। मुझे लगता है जिसकी क्षमता है पैसे देने की देना चाहिए, इसमें क्या बुरी बात है? जो पैसा दे सकता है वो दे। मेरे ख्याल जिस तरह से आप सिलेंडर की स्कीम में किया था कि आपको अगर आप खरीद सकते हैं तो आप खरीदिए, लेकिन सब्सिडी छोड़ दीजिए ना। सब्सिडी उनके लिए जिनके पास पैसा नहीं है, आप उनको दीजिए। केडिया साहब नहीं, मैं इनकी इस बात से सहमत हूँ कि जो सक्षम है उनको करना चाहिए, लेकिन ये चूंकि देश की प्रॉब्लम थी, सबके साथ प्रॉब्लम थी, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है अपने नागरिकों का सुरक्षा करना। तो सरकार को इस मामले में, वैक्सीन के मामले में तो ये चीज़ करनी चाहिए कि वैक्सीन को फ्री कर देना चाहिए। लेकिन चूंकि जिस तरीके से वैक्सीन लगाने में अभी प्रॉब्लम हो रही है कि सबको एक साथ नहीं लगाया जा सकता, जो पहले लगवाना चाहते हैं या जो सक्षम है वो अगर पैसा देके अगर लगवाना चाहें तो उनको भी छूट देनी चाहिए। वो गलत बात है, फिर आपका वीआईपी कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि अमीर लोग जाके पहले कर लेंगे और गरीब को नहीं मिलेगा, वो गलत बात है। मैं ये कहता हूँ कि हमको खुद ये सोचना चाहिए, अगर वैक्सीन हम खरीद सकते हैं तो खरीद लें।
जो नहीं कर सकते हैं वो जाके उनको सरकार फ्री में दे दे। जैसे सरकारी अस्पताल भी होते हैं, निजी अस्पताल भी होते हैं, और सरकारी अस्पताल में भी जहाँ तक हो सके हमको भी कहना चाहिए कि हम अपना पैसा दें। पैसा किसको दे रहे हैं? उत्पादक को दे रहे हैं। उत्पादक क्या करेगा? उससे शोध करके बेहतरी करेगा। तो ये जो वैक्सीन है वो 8 से 10 महीने के लिए ही है। हो सकता है 10 महीने के बाद दोबारा आपको वैक्सीन लगानी पड़े। ऐसा नहीं कि आपको लाइफ टाइम के लिए हो गया ये एक बार के लिए सरकार, मेरा ऐसा मानना है, मैं अपनी बात कह दूं, मेरा ऐसा मानना है कि पहली बार के लिए सरकार को फ्री कर देना चाहिए, ताकि जनता के अंदर ये विश्वास आएगा, वो बाहर निकल के काम करेगी, वो लोगों में मिक्सअप होगा, लोगों का ट्रैवल शुरू होगा। सबसे अधिक असर तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे पड़ा है। ट्रैवल, टूरिज्म सब बंद हो चुका है, जिसके जरिए कितना रोजगार आता था। केरल, गोवा जैसी जगह तो मतलब अब आप देखिए ना, गोवा में कैसे टूट पड़े जैसे नया साल आया, कोई जगह जाने की थी नहीं। तो मेरा कहना यह कि ये बहुत ज़रूरी है कि वो विश्वास को जीतने के लिए पहली बार वैक्सीन फ्री कर देना चाहिए पूरे 132 से 135 करोड़ के लिए। अगली बार के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीन लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा आपको। वो ठीक है, आप काफ़ी एनीवे सबीना आप जी कहें। नहीं, मैं प्रंजल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरे विचार में यही है कि जिनको ज़रूरत है उनको फ्री में मिलना चाहिए। बस, हाँ। हाँ, जिनको ज़रूरत है उनको फ्री में मिलना चाहिए, और जो पैसे दे सकते हैं उनको। मैं सुमित की बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। क्या इस बजट में ये देखने को मिल सकता है कि जिन सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा चोट पहुंची, जैसे 6 मिनट बचा है, वो अब सतीन जी ऊपर से अब ये जानकारी जो है वो देने लगे हैं, 6 मिनट बचे, और हिंदी में अनुवाद जो है आप विजय विद्रोही के साथ सुनने वाले हैं। इसीलिए आप अपने साथ पानी का ग्लास लेकर, अपना नाश्ता लेकर इत्मीनान से बैठ जाइए। ये रहे विजय विद्रोही। विजय जी, इस वक्त राजस्थान की 2 तस्वीरें दिख रही है, एक विजय विद्रोही, एक रूबिका, और अब पूरे हिंदुस्तान की दिखेगी अब से कुछ ही देर में। एनीवेज, जल्दी से क्विकली मुझे ये बता दीजिए, क्या उन सेक्टर्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा, कुछ स्पेशल निर्मला सीतारामन के बजट में दिखने वाला है? प्रांजल, हॉस्पिटैलिटी जैसा सुमित बता, स्वास्थ्य ढांचे पे जरूर, लेकिन हॉस्पिटैलिटी पर तभी आप पैसा दे पाएंगे जब लोगों में सामान्य बिहेवियर करने की क्षमता आएगी, तब तक आपको। लेकिन अभी भी आपको बता दूं, बड़े शहरों में कारोबारी ट्रैवल नहीं है, लेकिन अगर आप 1-2 लोगों होटेलियर्स के इंटरव्यू पढ़ें, छोटे शहरों में और ऋषिकेश में अगर आप जाएं, गोवा में जाएं, अलग अलग जो टूरिज्म के प्लेसेस हैं वहाँ पर होटल भरे हुए हैं। और हम अभी तक सिर्फ जो देश में जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट उनकी बात करें, लेकिन हमें ये भी सोचना है कि इंटरनेशनल जो टूरिज़्म है वो अभी काफ़ी देर तक डाउन ही रहेगा, क्योंकि और देशों में भी अभी कोविड है और उनका वैक्सीन प्रोसेस भी अलग अलग स्टेज। तो और बढ़िया, ये बहुत बड़ी बात, तो और अच्छी बात हुई ना, जैसा प्रधानमंत्री मन की बात में कह रहे थे कि अपने आस पड़ोस के जिलों में जाइए, राज्यों में जाइए, वहां पर जो है इकोनॉमी का चक्का चलाइए। हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि आज की तारीख में भी फ्रांस और यूके जैसे देशों में लॉकडाउन चल रहा है। भारत में लॉकडाउन खत्म हो चुका है बिल्कुल, लेकिन जो देश जो सबसे विकसित थे वो अभी भी फंसे हुए हैं, हम लोग आगे निकल गए। आज अभी की बात को आगे बढ़ाता हूँ। आज 1 फरवरी है, आज से सिनेमा हॉल खुल गए हैं, पूरी कैपेसिटी में सिनेमा हॉल चलेंगे। स्कूल कॉलेजेस कई जगह पे खुल गए हैं। स्विमिंग पूल्स जो बंद थे, समर्स आ रहे हैं, स्विमिंग पूल्स भी आज से खुल गए हैं। तो धीरे जो भी कदम सरकार ने उठाए बीते 1 महीने में, और जनता ने जिस तरीके से सरकार के कदमों का साथ दिया, उसका बहुत बड़ा फायदा मिला हमारी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने पे और सामाजिक जीवन को भी पटरी पर लाने पर। शायद इसीलिए दोबारा जो वेव आई थी उससे बहुत जल्दी हिंदुस्तान निपट पाया। और अगर ये वैक्सीन, जैसे कि हम सब बात कर रहे हैं, हम सब चाहते हैं कि मार्च तक, अप्रैल तक सबके लिए अगर खुल जाए तो शायद चीज़ें और भी आसान आएंगी और अर्थव्यवस्था को भी भरोसा मिलता है। ये वैक्सीन इसीलिए भी ज़रूरी है कि अर्थव्यवस्था को वैक्सीन मिलेगी। महज एक बड़ी उम्मीद इस बजट पर, 4 मिनट से कम का वक्त है। यामिनी जी, एक बड़ी उम्मीद जो आप निर्मला जी से आज चाहती हैं। जी, वैक्सीन को प्राथमिकता दी जाएगी और कृषि को भी प्राथमिकता दी जाएगी। ओके, केडिया साहब, इनकम टैक्स एक्ट में जो खामियां हैं, उन खामियों को दूर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी, मेरे को लगता है भीतर से, जो कि उनके जब पब्लिकेशंस आएगा या इंटरनल जब स्पीच के बाद आएगा मैसेज, उसमें पता चलेगा, तो वो होने वाला है। दूसरा, आपने इन्वेस्टमेंट के लिए बात की थी कि सरकार को किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो मेरे को लगता है हेल्थ सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, 2 सेक्टर में सरकार को सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी हेल्थ और इंफ्रा। प्रांजल, जो लोग रोजगार देने में सक्षम हैं उनको और सहायता और मदद की आवश्यकता है, और वो अभी कमी पूरी नहीं हुई है। ये छोटे लघु आप उद्योग, छोटे और लघु उद्योग और स्टार्टअप दोनों श्रेणी की मैं बात कर रहा हूँ कि उनको अभी भी पैसा नहीं मिल रहा है। बैंकों में पैसा है लेकिन उनको पास पैसा नहीं पहुँच पा रहा है। इस पर बहुत कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। सबीना जी, आपकी एक बड़ी उम्मीद इस मेरी बड़ी उम्मीद ये है कि हम क्रेडिट स्टिमुलस से ज़्यादा फिस्कल स्टिमुलस पे ध्यान दें, जिसकी वजह से हेल्थ में लोगों की हेल्थ आगे बढ़े और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रोज़गार बढ़े। रूबिका,
आपकी एक बड़ी उम्मीद। मैं तो बस ये चाह रही हूँ कि किसी तरह ये जो 11% जो टारगेट हमारा है उसको अचीव करने के लिए मैं डबल डिजिट की बात नहीं कर रही हूँ, पर ऐसा कोई इंजेक्शन लग जाए जिसके चलते जो कुछ भी ठप पड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं और जो कुछ भी वो चक्के जाम हो रखे हैं वो किसी तरीके से बढ़े। और इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट में किस तरीके का इंजेक्शन दिया जाता है निर्मला सीतारामन की तरफ से, उस पर ध्यान रखे हुए हूँ। हेल्थ हमने कभी ध्यान नहीं दिया है, हेल्थ हमने सिर्फ बीपीएल और जो गरीब लोग हैं उनको लेकर बात की है, लेकिन हेल्थ अब हिंदुस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया है। तो इसको लेकर भी मैं उम्मीद कर रही हूँ कि निर्मला सीतारामन कुछ कहेंगी। नाउ योर टर्न सुमित। आखिरी 2 मिनट बाकी है, इनफैक्ट 2 मिनट से कम का वक्त है 11 बजने में। मेरी उम्मीद थोड़ी सी अलग है आप सबसे। मैं रूरल इकोनॉमी को का बूस्टअप देखना चाहता हूँ, क्योंकि सब लोग गांव से अब शहरों से गांव की ओर लौटे हैं। गांव को अगर आप मजबूत कर देंगे, ताकतवर कर देंगे, वहाँ पर अगर अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, रहन सहन आसान हो जाएगा, बिजली और पानी की सुविधा होगी, ब्रॉडबैंड मिलेगा, तो मेरे ख्याल से ये जो पलायन का दौर है ना शहरों से गांव, गांव से शहरों में आने का, वो खत्म होगा। और जो बात प्रांजल कह रहे थे कि पूरे देश का एक साथ विकास होगा, ये नहीं कि हम एक शहर में आगे बढ़ रहे हैं, एक ब्लॉक में आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर रूरल इकोनॉमी के लिए सरकार इंजेक्शन दे पाएगी, वैक्सीन लगा पाएंगी निर्मला सीतारमण, तो उसका फायदा पूरे देश को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए फूड सेक्टर में बहुत बड़ा निवेश चाहिए, क्योंकि खाने का जो सेक्टर है वो आप गाँव में लगा सकते हैं, ग्रामीण एरिया में लगा सकते हैं। जैसे ही वो किसान से निकले वहीं पर आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा दीजिए, आप वहाँ के कारोबार भी बढ़ेगा, वहाँ पे बेरोजगारी भी कम होगी, और जो किसान का जो काम जो फसल बेकार हो जाती है वो भी उसका उपयोग अच्छा होगा, और इससे किसानों को भी फायदा होगा। जो किसान नाराज है, बहुत बड़ा तबका किसान का नाराज है, और जिसको एक पॉलिटिकल इश्यू भी बनाया जा रहा है चुनाव को देखते हुए, उसको भी तसल्ली मिल सकती है अगर हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तंदुरुस्त कर देते हैं, अच्छा कर देते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।